स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में, ह्यूमन रेसेस एंड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो जैसा हम लोग सुनते आ रहे हैं कि एक जाति होती है, एक प्रजाति होती है, तो एक्चुअली हम थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं इसमें कि एक्चुअली चीज़ें हैं क्या ये। तो बात ये है कि दोनों में अंतर होता है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों को उनकी जैविक विशेषता के आधार पर कुछ वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसको हम जाति या जिसको हम स्पीशीज़ बोलते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य जाति होगी, जैसे पशु जाति होगी। ठीक है, लेकिन मानव जाति के कुछ उपवर्ग हैं जिसको हम रेस बोलते हैं या जिसको हम प्रजाति बोलते हैं। प्रजाति से अभिप्राय उस मानव वर्ग से है जो वंशानुक्रम के द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता हो। इन शारीरिक लक्षणों में हाइट कितनी है, स्किन का कलर कैसा है, बालों की बनावट कैसी है, मुख किस टाइप का है, सिर की आकृति किस टाइप की है, नाक और आँख की बनावट किस तरीके की है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये प्रजाति में आ जाती हैं। और जो मानव प्रजाति को जो है वो हेरिडिटी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। इसी वजह से जो भी एक प्रजाति के जो शारीरिक गुण हैं वो हर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो मानव प्रजाति जो है वो एक नस्ल से संबंधित होती है, ना कि किसी सामाजिक और सांस्कृतिक वर्ग से। ठीक है, तो इसका मोटा मोटा सा क्या समझ में आया कि जो प्रजाति है बेसिकली उसमें फिजिक कैसी है, कलर, स्किन का कलर कैसा है, बालों की बनावट किस तरीके की है, नाक आँख किस टाइप की हैं, किस शेप की हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी प्रजाति में आ जाती है। जैसे अफ्रीका के लोगों का जो फेशियल स्ट्रक्चर है, जो हाइट वगैरह, वो अलग टाइप की है, इंडिया के लोगों की अलग टाइप की है, ऑस्ट्रेलिया के लोगों की अलग टाइप की है। तो ये किस चीज़ की वजह से है? ये इसी वजह से है कि इन सभी की जो नस्ल है वो अलग अलग तरीके की है, प्रजाति जो है वो अलग अलग तरीके की है। तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में अलग अलग डेफिनेशन दी हैं। जैसे क्रोबर के अनुसार प्रजाति एक मान्य जैविक अथवा प्राणीशास्त्रीय अवधारणा है। यह एक समूह है जो वंशानुक्रम, नस्ल, जननिक लक्षण और प्रजाति और द्वारा संगठित होती है। यह एक मान्य सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हेडन ने बोला है कि प्रजाति एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित करती है जिसकी सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपता दिखाती हैं। यह एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से अलग होता है। ठीक है, ऐसे ही मजुमदार ने बोला कि यदि मनुष्य के एक समूह को सामाजिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूह से अलग पहचाना जा सके और उस जैविकीय समूह के सदस्य आपस में कितने ही बिखरे हुए क्यों ना, वो एक प्रजाति के होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस। तो इसके बारे में जो नॉलेज है वो अभी भी कंप्लीट नहीं है, तो हमको पता नहीं है बहुत सारी चीज़ों का अभी भी। जैसे प्रजातियों के बनने में कितने साल लगे होंगे, किन कारकों की वजह से जो है वो उनमें अंतर आ गया है, पृथ्वी के किस भाग पर प्रत्येक ने अपनी विशेषताओं को ग्रहण किया है, किस तरीके से वो आगे चेंज होती गई हैं, किस प्रकार से वो मिश्रित होती गई हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अभी तक पता नहीं चल पाए हैं। मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो जो लक्षण हैं वो 4 तरीके के हो सकते हैं। जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस, हार्मोन्स की वजह से, सिलेक्शन एंड बायोलॉजिकल म्यूटेशन एंड रेशियल मिक्सचर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लाइमेटिक चेंजेस की। तो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार इंटरग्लेशियर जो पीरियड था, यानी कि जो ग्लेशियल जो पीरियड है उसके बीच का जो समय था, इस टाइम पे क्या हुआ, मध्य एशिया के जो स्टेपी प्रदेश हैं, यानी कि रशिया वगैरह के जो पोर्शन हैं, वो उस टाइम पे गर्म हो गए। अब कोई भी गर्म जगह होगी तो वो कहीं ना कहीं हैबिटेशन को, लोगों को रहने के लिए मजबूर करेगी।
ठीक है। और उस टाइम पे लोग क्या करते थे, उस टाइम पे लोग जंगली जो कंद मूल हैं उनको खा के अपना गुजारा किया करते थे। विद टाइम हिमयुग आने पे जो जो जलवायु थी मध्य एशिया की वो ठंडी होती चली गई। अब ठंडी जलवायु में लोग सर्वाइव ज़्यादा कर नहीं सकते, ना इतनी टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे कि भाई वहाँ पे रहा जा सके। तो एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ कि धीरे धीरे जो स्टेपी की गर्म जलवायु की पेटी जो है वो दक्षिण की तरफ यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ खिसकती चली गई। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं तो लोग भी धीरे धीरे उसका अनुसरण करते करते साउथ में जो है वो जाना शुरू कर दिया। हज़ारों साल बाद फिर दोबारा से हिमयुग समाप्त हो गया और मध्य एशिया में फिर दोबारा से गर्म जलवायु होगी। अब क्या किया कुछ लोगों ने, कुछ लोग फिर दोबारा से मध्य एशिया में मूव कर गए, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी वहीं पे रह गए, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में रहना शुरू कर दिया। विद टाइम क्या हुआ कि जो ये एरिया था ये थोड़ा और गर्म होता चला गया और मानव शरीर की जो रचना है उसके ऊपर इसका फ़र्क पड़ने लगा। जो वहाँ की तेज़ धूप और गर्मी की वजह से जो स्किन थी वो काली और सिर लंबे और होठ मोटे होते चले गए। इसके अपोजिट जो मध्य एशिया में लोग चले गए थे उनका जो स्किन कलर था वो थोड़ा लाइट कलर का होता गया, उनके जो सिर थे वो थोड़ा चौड़ा बना रह गया। ठीक है, तो इस वजह से लोगों के जो शारीरिक विकास में भिन्नता उत्पन्न हुई। ठीक है, मानव के शरीर के ऊपर जलवायु का जो प्रभाव है वो मतलब बहुत डायरेक्ट रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे लाइक जहाँ जिस एरिया की जलवायु ज़्यादा गर्म होती है तो वहाँ पे लोगों के स्किन कलर जो है वो डार्क पाए जाते हैं, जहाँ पे जो जलवायु वो ठंडी प्रकार के वहाँ पे लोगों के स्किन कलर काफ़ी लाइट तरीके के पाए जाते हैं। फिर बात आती है दूसरी हार्मोन्स की, इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स भी क्या होते हैं, हार्मोन्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और आपको पता है कि विभिन्न जलवायु में जो आपकी ग्लैंड्स हैं वो अलग अलग तरीके से काम करती हैं। ठीक है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने के कारण जो कॉकेशियस जो प्रजाति है यानी कि जो वाइट कलर के जो लोग हैं उनका लोग हैं वो काफ़ी लंबे हैवी बिल्ट के और सुंदर नाक वाले पाए जाने लगे। इसके अलावा जब थायराइड ग्लैंड जो है अगर वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करती तो इसकी वजह से जो मंगोलियन प्रजाति के लोग हैं उनका नाक और चेहरा जो है चपटा और जो माथा है वो थोड़ा उभरा हुआ सा आपको पाया जाता है। इसी प्रकार एड्रिनल जो ग्लैंड है वो कहीं ना कहीं स्किन के कलर को प्रभावित करती है। अब ये जो ग्लैंड्स हैं इसके ऊपर भी क्लाइमेट का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, किस जलवायु में कौन सी ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव रहेगी। नो डाउट कि हर ह्यूमन बीइंग में सारी की सारी ग्लैंड्स काम करती हैं, लेकिन कौन सी जलवायु में कौन सी ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव रहेगी और उसके रिस्पॉन्स क्या रहेंगे, तो इसका प्रभाव जो है वो अलग अलग पड़ता है। फिर बात आती है सिलेक्शन एंड बायोलॉजिकल म्यूटेशन, यानी कि किसी प्रजाति के जो मूल शारीरिक लक्षण हैं वो उसके जीन्स में मिल जाते हैं और धीरे धीरे विद टाइम विद पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, विद टाइम अगर कहीं पे कोई प्रवास होता है तो उसमें क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा और बायोलॉजिकल म्यूटेशन होगा। अब क्या होगा, पुराने टाइम पे लोग जब प्रवास किया करते थे तो ज़रूरी तो नहीं कि सारे के सारे फिज़िकली फ़िट होंगे, तो यहीं पे फिर डार्विन वाली बात आती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिट होगा वही आगे बढ़ पाएगा और जो कमज़ोर होंगे वो उसी अपनी पुरानी जगह के ऊपर रह जाएंगे। तो इन बाधाओं के कारण प्रवास के दौरान जो कमज़ोर और रोगी व्यक्ति हैं वो पीछे छूट गए और जो योग्य और सबल और सुदृढ़ लोग थे वो आगे बढ़ते चले गए। इस प्रकार जो है प्रवास की वजह से भी शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन आता गया।
फिर बात आती है रेशियल मिक्सचर की, यानी कि प्रजातियां भी उनकी आपस में इंटरमिक्सिंग होती रही है। प्रजातियां आक्रमण, स्थायी बसाव, प्राकृतिक और आर्थिक या धार्मिक उद्देश्यों के कारण विभिन्न महाद्वीपों में स्थानांतरित होती रही हैं। पारस्परिक संपर्क से विभिन्न जो प्रजातियों में आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए और मिश्रित जातियों का विकास हुआ है। जैसे अमेरिका में निग्रो और श्वेत जातियों का मिश्रण हुआ है, इसी प्रकार यूरोपीय और जापानी लोगों का मिश्रण हुआ है, यूरोपीय और अमेरिकन इंडियन का मिक्सचर हुआ है, इसी प्रकार से यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियाई प्रजातियों का मिश्रण हुआ है। और इस प्रकार के लोगों की जनसंख्या जो है वो विश्व में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि क्राइटेरिया ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन क्या क्या रहे हैं। तो मोटे तौर पे इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर वे लक्षण होते हैं जो हमें सामने दिखाई देते हैं और इनको हम देखते ही पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये आदमी इस आदमी से अलग है और किन किन कारणों से अलग है। तो इसमें आ जाते हैं आपकी स्किन का कलर कैसा है, बालों की बनावट कैसी है, शरीर की जो कद है वो किस टाइप का है, आपका मुखाकृति किस टाइप की है, आँखों का रंग किस टाइप का है, होठों का आकार किस तरीके का है। तो इन तत्वों का शुद्ध मापन न होने के कारण इन्हें कई बार अनिश्चित लक्षण भी कहा जाता है। दूसरी बात आती है आंतरिक लक्षण। ये वे लक्षण होते हैं जो ऊपर से हमें साफ साफ दिखाई नहीं देते और इनको ढूंढने के लिए हमें कई बार जो है आपके इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसमें आ जाती है जैसे आपकी क्रेनियल कैपेसिटी, ब्लड ग्रुप हो गया, आपका नेज़ल इंडेक्स हो गया, ये सारे के सारे जो हैं आपके इंटरनल फैक्टर्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, बात आती है सबसे पहले स्किन कलर की। ये एक ऐसा लक्षण है जिसे दूर से देखते ही प्रजाति का अनुमान सा हो जाता है। ठीक है, तो जो स्किन कलर है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ब्लैक, येलो एंड वाइट। तो स्किन में अगर मेलेनिया अगर ज़्यादा पाया जाएगा तो जो स्किन कलर है वो थोड़ा काला होता चला जाएगा। इसी वजह से जो निग्रो जाति है उसका रंग काला, जो मंगोल प्रजाति यानी कि जो आपके चाइनीज़ लोग हैं उनका जो स्किन कलर है वो येलो टाइप का, और मेडिटेरेनियन या कोकेसाइड प्रजाति यानी कि वाइट लोगों का जो स्किन कलर है वो आपका वाइट मिलता है। ठीक है, फिर बात आती है टेक्सचर ऑफ हेयर, यानी कि आपका हेयर किस टाइप का। तो हेडन ने प्रजातियों के वर्गीकरण में सिर के बालों की बनावट को 2 तरीके से महत्वपूर्ण माना है। पहली बात यह कि बालों की बनावट पर जलवायु, वातावरण, आयु, लिंग, भोजन का नगण्य प्रभाव पड़ता है। दूसरी की जो बालों की बनावट होती है वो पैतृक होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। तो बालों की जो बनावट है वो उसके क्रॉस सेक्शन के ऊपर, यानी कि अगर हम बाल को लें और अगर उसको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी करें तो इसे हम हेयर इंडेक्स बोलेंगे। मोटे तौर पे 3 तरीके के बाल होते हैं, वूली यानी कि आपके रुई टाइप के यानी कि बहुत ज़्यादा घुंघराले टाइप के बाल, ये आपकी निग्रो प्रजाति में मिलते हैं। दूसरा वेवी टाइप के यानी कि लहरिया टाइप के जो बाल होते हैं तो वो आपके कॉकेशियस प्रजाति में पाए जाते हैं। तीसरी जो है वो है स्ट्रेट बाल, ये आपके मंगोल प्रजाति यानी कि जो चाइनीज़ या जापानीज़ लोग हैं तो इन लोगों के जो बाल हैं वो स्ट्रेट टाइप के मिलते हैं। फिर बात आती है स्टेचर, यानी कि शरीर का कद किस तरीके का है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता क्योंकि हर तरीके के जो रेशियल स्ट्रक्चर है उसमें हर टाइप के जो हैं लोग मिलते हैं, छोटे भी मिलते हैं, लंबे भी मिलते हैं। लेकिन मोटे तौर पे टोपिनार्ड ने प्रजातियों को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले अगर 158 सेंटीमीटर से अगर कम हाइट है तो उसको नाटा कद बोला जाएगा, और ये आपके पिग्मी और जो अंडमान निकोबार के जो मूल निवासी हैं उनका हाइट काफ़ी कम है। फिर 168 सेंटीमीटर से नीचे बोला जाएगा मध्यम कद,
जो कद है, तो ये आपके मलेशिया, सुमात्रा, न्यू गिनी के जो निवासी हैं उनकी हाइट इतनी है। लगभग 171 सेंटीमीटर से जो के आसपास जो है वो लंबा कद होता है। और ये आपका द्राविडियन, भूमध्य सागरीय और ऑस्ट्रेलियाई निवासियों में पाया जाता है। 172 सेंटीमीटर या इससे ऊपर जो है वो बहुत लंबा कद हो जाता है। और ये आपके निग्रोइड, अफ़गान और अल्पाइन लोगों में पाया जाता है ज़्यादातर। फिर बात आती है क्रेनियल शेप या सेफेलिक इंडेक्स की, यानी कि आपका सेफेलिक इंडेक्स क्या होता है? सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई गुणा 100। तो अगर ये वैल्यू अगर 75 से नीचे आती है तो इसको हम डोलिकोसेफेलिक बोलेंगे, या जिसको हम बोलेंगे लंबे सिर वाले, ठीक है। और ये आप निग्रोइड, मेलानेशियन, द्राविड, उत्तरी और दक्षिणी यूरोप के निवासियों में की जो शेप है, जो सिर की जो बनावट है, वो आपकी डोलिकोसेफेलिक या लंबे सिर वाले लोग इनको हम बोल सकते हैं। फिर बात आएगी अगर मेसोसेफेलिक, अगर ये वैल्यू 75 से 80 के बीच में है तो इसमें बुशमैन, हॉटेनटॉट, भूमध्य सागरीय और नॉर्डिक लोग आ जाएंगे। ब्रैकिसफेलिक, यानी कि अगर वैल्यू 80 से ज़्यादा है तो इसमें छोटे सिर वाले लोग आ जाएंगे। इसमें तुर्क, मंगोल, आल्पस कॉर्पेथियन जो लोग हैं वो आ जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेफेलिक इंडेक्स को किस तरीके से निकाला जाता है, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी जो इंग्लिश जो टर्म्स हैं ये आपको पता होना चाहिए कि डोलिकोसेफेलिक में क्या होता है, मेसोसेफेलिक में क्या होता है, ब्रैकिसफेलिक में क्या होता है। ब्रैकी जहाँ भी आ जाएगा तो उसको लगा लो छोटे सिर वाले, और डोलिको जहाँ पे आ जाएगा वो लंबे सिर वाले लोग आ जाएंगे। फिर बात आती है दूसरी नेज़ल इंडेक्स की। तो इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई है, नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई गुणा 100। तो इसका भी एक इंडेक्स है। अगर वैल्यू 70 से नीचे है तो इसको लेप्टोट्राइन बोलेंगे, या जिसको हम पतली नाक बोल सकते हैं। ये कॉकेशियन या नॉर्डिक लोगों की पतली नाक पाई जाती है। फिर बात आती है मेसोराइन। ये मंगोल प्रजाति के जो लोग हैं वो मेसोराइन में आ जाएंगे। इनकी वैल्यू 70 से 85 के आसपास मिलती है। और 85 से अगर ज़्यादा वैल्यू है तो इसको हम प्लेटोराइन बोलेंगे। और ये निग्रोइड जो प्रजाति है ये इसमें पाया जाता है। फिर बात आती है क्रेनियल कैपेसिटी की, यानी कि प्रजातियों के वर्गीकरण में जो ये क्रेनियल कैपेसिटी है अधिक महत्वपूर्ण अभिलक्षण नहीं माना जाता, क्योंकि ये जीते जी संभव नहीं हो सकती। यानी कि कपाल या खोपड़ी की धारिता को उसमें सरसों या जल भरकर नापा जाता है, तो जीते जी तो ये संभव नहीं हो सकता, ठीक है। कपाल धारिता का जो सीधा संबंध है वो मनुष्य के स्वास्थ्य और शरीर के आकार से भी होता है। तो जो नाटे कद वाली प्रजातियाँ होती हैं जैसे ऑस्ट्रेलाइड, निग्रो, इनकी कपाल धारिता कम पाई जाती है, जबकि जो नॉर्डिक और कॉकेशियन लोगों की कपाल धारिता अधिक बड़ी पाई जाती है, ठीक है। फिर बात आती है शेप ऑफ द फेस की, यानी कि फेस की जो आकृति है वो किस टाइप की है। मुखाकृति पर सिर अथवा जबड़े की बनावट का महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। लंबे सिर वाले जो लोग होते हैं उनके चेहरे लंबे और चौड़े, और गोल सिर वाले लोगों के चेहरे चौड़े और गोल पाए जाते हैं। मानव के जबड़े की बनावट आरंभिक काल से ही परिवर्तन होता रहा है। पहले जो है काफ़ी उभरे हुए जबड़े हुआ करते थे, लेकिन विद टाइम जो हैं वो काफ़ी ये जो उभार है ये कम होता गया है। जैसे कॉकेशियन लोगों के जो जबड़े हैं वो काफ़ी दबे हुए से पाए जाते हैं। मंगोलियन जो प्रजाति है उन लोगों के जबड़े बहुत कम उभरे हुए पाए जाते हैं। फिर बात आती है ऑर्बिटल इंडेक्स की, यानी कि नेत्र कोटर सूचकांक। विभिन्न प्रजातियों की आंखों की बनावट में भी उल्लेखनीय अंतर पाया जाता है। तो ऑर्बिटल इंडेक्स कैसे? ऑर्बिटल हाइट डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल ब्रेथ इनटू 100।
तो आँखों की जो आकृति है, ऊपरी और निचली पलक की आकृति कैसी है, स्थिति कैसी है, नेत्र के खुलने की सीमा किस टाइप की है। तो मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो निग्रिटो में ये 80 से कम पाई जाती है, भूमध्य सागरीय में 88 के आसपास पाई जाती है, और मंगलोइड या चाइनीज़ लोगों की ये जो वैल्यू है ये 90 टू 100 के आसपास पाई जाती है। फिर बात आती है ब्लड ग्रुप की। तो मोटे तौर पे नए वैज्ञानिक तरीक़ों से रक्त वर्ग के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में ब्लड ग्रुप को अलग अलग भागों में बांटा था, ए बी और ओ में। और मोटे तौर पे रक्त के ब्लड ग्रुप के हिसाब से मोटे तौर पे मानव प्रजाति को 3 भागों में बांटा जा सकता है, कॉकेसॉइड, मंगलोइड और नेग्रोइड। अब हम बात करते हैं सेटलिंग एंड मिक्सिंग ऑफ रेसेस इन इंडिया। तो इसके बारे में भी कई अलग अलग थ्योरीज प्रचलित हैं। कई लोग बोलते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया में यहाँ के जो मूल लोग हैं वो यहाँ के निवासी हैं वो मूल निवासी नहीं हैं, बल्कि बाहर से आके बसे हैं। ठीक है। तो रीज़न क्या रहा है, जो आदि मानव का जो आविर्भाव है भारतीय उपमहाद्वीप पर नहीं हुआ है। इस आधार पर जो भारत के जो प्रजाति समूह वो यहाँ के नहीं हैं। यह अलग अलग विश्व के विभिन्न भागों से आके विद टाइम भारत में आके बसे हैं, और यहाँ की जो नदी घाटियाँ रही हैं और जो उत्तम जलवायु रही हैं, इसकी वजह से इंडिया ने शुरू से ही बहुत सारी प्रजातियों को यहाँ पे आकर्षित किया है। यही कारण रहा है कि लोग यहाँ पे बार बार आते रहे हैं और बसते रहे हैं। एक तो हिमालयाज़ ने थोड़ा सा इंडिया को अलग रखा है, साथ साथ जो आपका समुद्र है, समुद्र की वजह से भी बहुत जो है आइसोलेटेड सा रहा है इंडिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में बाहर के लोग आए ही नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों ने लोगों को बसने के लिए प्रोत्साहित भी किया है और हतोत्साहित भी किया है। तो एक्चुअली फिनोमिना क्या रहा है कि जो बाद में आती रही हैं जो प्रजाति, उन्होंने नदी घाटियों में पहले से बसी प्रजातियों पर आक्रमण करने शुरू किए और भारत के आंतरिक भागों में खदेड़ दिया। इस प्रकार जो प्रजातीय समूह हैं वो अपेक्षाकृत अगम्य क्षेत्रों में जा बसे जो शुरुआत वाले थे, और प्रत्येक नए आक्रमण के साथ में जनसंख्या का स्थानांतरण और पुनर्वितरण होता रहा। इस प्रकार से लंबे समय से भारत में लोगों के बसाव की प्रक्रिया चलती रही है, और इसी वजह से बहुत लोगों का सांस्कृतिक मिश्रण भी हुआ है। जो मानव समूह जो शुरू में आके बसे थे वो बाहरी प्रभावों से दूर रहे और सांस्कृतिक परिवर्तन से बचे रहे, और अपनी मौलिकता को बरकरार रखने के कारण ये लोग मूल निवासी कहलाए। यानी कि जो आजकल जो जंगलों में और बहुत दुर्गम इलाकों में पाए जाते हैं, इनको हम कहीं ना कहीं भारत के मूल निवासी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली यही लोग शुरुआत में आके बसे थे। लेकिन अलग अलग जब विद टाइम जो आक्रमण इंडिया पे होते रहे, उन्होंने इनको बार बार डिस्प्लेस किया, जिसकी वजह से ये और दुर्गम इलाकों में जाके बसते रहे। अब हम बात करते हैं अर्ली स्ट्रीम्स ऑफ इमिग्रेशन की। तो मोटे तौर पे ये माना जाता है कि जो आदि मानव भारत में लगभग 4 से या 5 लाख वर्ष पूर्व आया था, और इसका जो प्रमाण है वो पूर्व पाषाण युग के जो औजार हैं वो इसका प्रमाण है। पुरापाषाण युग के औजार बनाने वाले ये लोग पश्चिमी हिमालय के दर्रों से भारत में आए और अनुकूल और सुगम नदी घाटियों के मार्गों के साथ नदी देश के आंतरिक भागों में बढ़ते चले गए। जहाँ भी इनको अवरोध मिला वहाँ पे बढ़ नहीं पाए, और जहाँ पे इनको उपयुक्त जलवायु मिली, उपयुक्त संसाधन मिले, वहाँ पे लोग बसना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो जो सोन है, नर्मदा है, साबरमती है, गोदावरी है, कृष्णा है, इन नदियों के अगर किनारों पे खुदाई करें तो यहाँ पे हमें बहुत तरीके के पुरापाषाण काल के औजार, बर्तन और कलाकृतियाँ मिलती हैं। लेकिन ये बड़ी एक अजीब बात रही है कि
जो गंगा जो 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 सबसे डेंस पॉपुलेटेड गंगा की जो घाटी है, यहाँ पे पूरा पाषाण मानव का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसके बारे में भी लोग या पुरातत्ववेदा बोल रहे हैं कि प्लीस्टोसीन युग में गंगा के इस क्षेत्र में भयंकर ठंड पड़ी, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग ये जगह जो है वो रहने लायक नहीं है बची, और जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा लोगों के प्रमाण नहीं मिलते पुराने समय के। तो अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रेसेस इन इंडिया। तो बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग विद्वानों ने इसका वर्णन किया, जैसे रिस्ले हो गया, हेडन, हटन, इक्स्टेट और गुहा। इन सब में जो इम्पोर्टेंट रहे हैं वो गुहा का क्लासिफिकेशन माना जाता है। लेकिन सबसे पहले जो ट्राई किया था इंडिया के रेशियल क्लासिफिकेशन का, वो हर्बर्ट रिस्ले ने किया था, जो कि 1901 की भारत की जनगणना में मुखिया रह चुके थे। 1909 में इन्होंने भारत की प्रजातियों का अध्ययन किया और इन्होंने बोला कि मोटे तौर पे इंडिया के जो ग्रुप्स हैं वो 7 भागों में बांटे जा सकते हैं, जिसमें से 3 ओरिजिनल हैं और 4 मिक्स टाइप के मिलते हैं। तो ओरिजिनल में इन्होंने बोला कि इंडो आर्यन, द्राविडियन और मंगलोइड जो हैं ये मूल प्रजातियां हैं भारत की, जबकि जो 4 मिक्स्ड हैं उनमें आ गए आपके आर्या द्राविडियन, मंगलो द्राविडियन, साइथो द्राविडियन और तुर्को ईरानियन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडो आर्यन की। तो इंडो आर्यन आप देख पा रहे हैं, इनके जो हैं ये पंजाब, राजपूताना और कश्मीर में ज़्यादातर इन लोगों ने निवास किया है। इनके सिर लंबा कद, लंबी और पतली नाक, काली आंखें और गेहुआ रंग इनकी पहचान होती हैं। द्राविडियन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडिया का जो सदर्न पोर्शन है उसमें इनका जो चौड़ा सिर मिलता है, छोटा कद मिलता है, काली आँख, काले भूरे रंग वाले ये लोग भारत के सबसे प्राचीन लोग हैं। सतपुड़ा पर्वत से दक्षिण में कन्याकुमारी तक पूरे प्रायद्वीप में फैले हुए पाए जाते हैं। फिर मंगलोइड, लंबे और मध्यम आकार के सिर वाले ये लोग उत्तरी और पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में इनका प्रवास अपेक्षाकृत नया माना जाता है। इंडिया के वेस्टर्न पोर्शन में ये नहीं मिलते हैं। पूर्वोत्तर भाग की अपेक्षा देश के उत्तरी भागों में मंगलोइड जाति की शुद्ध किस्म प्राय लुप्त हो गई है, क्योंकि इस पोर्शन में, इंडिया के वेस्टर्न पोर्शन में ज़्यादा आक्रमण होते रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल जो प्योर मंगलोइड हैं उस प्रजाति के लोग यहाँ पे नहीं मिलेंगे। फिर बात आती है आर्य द्राविडियन की। भारतीय आर्यों और द्रविड़ों के सम्मिश्रण से बनी यह एक वर्ण संकर प्रजाति है, जिसके लोग पंजाब के पूर्वी भाग, गंगा यमुना के मैदान, बिहार और बंगाल में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के लोग लघु और मध्य हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में विंध्य पठार तक जो है वो फैले हुए पाए जाते हैं। तो इन लोगों को ज़्यादातर हिंदुस्तानी लोग बोला जाता है। फिर बात आती है मंगलो द्राविडियन की। तो रिस्ले के अनुसार इस वर्ण संकर प्रजाति के लोग बिहार, बंगाल, गंगा की घाटी, उड़ीसा और असम में पाए जाते हैं। इनका जो कद है वो मध्यम तरीके का, नाक चपटी, खोपड़ी चौड़ी और रंग जो है वो काला मिलता है और शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल मिलते हैं। साइथो द्राविडियन, इस प्रजाति का जो विस्तार है वो भारत के पश्चिम में गुजरात से लेकर केरल के उत्तर पश्चिमी भागों तक पाया जाता है। इनका जो कद है वो मध्यम तरीके का, सुंदर नाक होती है, गोरी त्वचा मिलती है और सिर का जो आकार है वो मध्यम या छोटा पाया जाता है। फिर तुर्को ईरानियन लोगों का निवास वर्तमान में पाकिस्तान में पाया जाता है। इन लोगों का सिर चौड़ा होता है, किंतु इन लोगों की नाक सुंदर, पतली और कहीं कहीं मध्यम आकार की पाई जाती है। नो डाउट कि रिस्ले ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन उनका ये जो क्लासिफिकेशन था ये कई सारी जो है भूल हो गई थी, उनसे गलत भी सिद्ध हुआ है ये कई बार। जैसे कि उन्होंने द्राविडियन और आर्यन प्रजातियां बोली हैं, जबकि एक्चुअली ये प्रजातियां नहीं हैं, ये भाषाई ग्रुप हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं इंडिया के। ये जो वर्गीकरण ये थोड़ा अधूरा भी रहा है।
तीसरी बात, जो रिस्ले ने इंडिया में निग्रिटो प्रजाति का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन इस प्रजाति के लोग भी इंडिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा हडन ने भी जो है इंडिया की जो प्रजातियां हैं उनका वर्गीकरण किया, लेकिन सबसे जो बेस्ट क्लासिफिकेशन माना जाता है वो बीएस गुहा का माना जाता है, जो कि 1944 में आया। बीएस गुहा के अनुसार जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें 6 प्रजाति समूह और उसके 8 उपभेद पाए जाते हैं। तो जो समूह हैं वो हैं निग्रिटो, प्रोटोएस्ट्रोलॉयड, मंगलोइड, मेडिटेरेनियन, चौड़े सिर वाले जो वेस्टर्न लोग हैं वो, और नॉर्डिक समूह। इसके अलावा जो 8 उपभेद हैं उसमें मंगलोइड के 2 पोर्शन हैं, मेडिटेरेनियन के 3 पोर्शन हैं, और जो चौड़े सिर वाले जो वेस्टर्न लोग हैं उसके भी 3 पोर्शन हैं। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं निग्रिटो समूह की। तो निग्रिटो समूह भारत में सबसे पहले आए और ऐसा माना जाता है कि प्रायद्वीप की पहाड़ियों, जंगलों और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में रहने वाली जो वर्तमान जो जातियां जैसे कडार या पालियान, ये निग्रिटो प्रजाति के इनमें लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो विशेषताएं क्या हैं, ये छोटे कद वाली प्रजाति है जिसकी जो हाइट है वो 105 सेंटीमीटर से भी कम मिलती है। इनके जो बाल हैं वो ऊन टाइप के, ऊन की तरह, जो सिर है वो गोल, नाक चौड़ी समतल बैठी हुई और जबड़ा थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ पाया जाता है। प्रोटोएस्ट्रोलॉयड निग्रिटो प्रजाति के आने के तुरंत बाद ही ये जो प्रजाति ये भी भारत में आ गए और इन लोगों ने निग्रिटो प्रजाति की उपस्थिति को पूरी तरीके से नष्ट करने का प्रयास किया। ये जो इस प्रजाति के से समानता रखने वाले लोग मुख्यतः मध्य और दक्षिणी भारत के पहाड़ी और जंगली भागों तथा उत्तरी भारत के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से, जैसे संथाल हो गया, मुंडा, कोल आदि जो जनजातियां वो इस वर्ग के अंतर्गत शामिल की जाती है। ठीक है, इनकी विशेषताओं, इनके जो बाल हैं वो इतने ज़्यादा घुंघराले तो नहीं होते, लेकिन इनकी जो बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे इनकी जो नाक है वो काफ़ी चौड़ी और चपटी, छोटा कद मिलता है, मोटे होठ मिलते हैं और चेहरा बाहर की ओर उभरा हुआ पाया जाता है। इनके बाल लहरदार और सामान्यतः जो चमड़ी है वो काली मिलती है। मंगलोइड जहाँ भी आ जाए तो समझ लो कि ये चाइना की बात हो रही है। तो मंगोलों का जो मूल निवास स्थान था वो चीन हुआ करता था। यहाँ से ये लोग जो है मलेशिया और इंडोनेशिया के द्वीपों में भी पहुँच गए और भारत में जो मंगोल हैं वो उत्तरी और पूर्वी हिमालय के जो पास हैं, दर्रे हैं, उनसे आए हैं। तो मोटे तौर पे इंडिया में जो मंगोल हैं वो हिमालय के क्षेत्रों जैसे लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। गुहा के अनुसार ये 2 पोर्शन हो जाने चाहिए मंगलोइड के, एक तो पूरा मंगोल और दूसरा तिब्बती मंगोल। पूरा मंगोल भारत में तिब्बत मंगोल जाति सबसे पहले आके बसी। इनके जो सिर हैं वो लंबे होते हैं। 2 तरीके के लोग पाए जाते हैं, एक तो लंबे सिर वाले, एक चौड़े सिर वाले। ज़्यादातर जो असम के जो लोग हैं वो पूरा मंगोल निवासी बोले जा सकते हैं। दूसरा है तिब्बती मंगोल, ये तिब्बत से आके भारत में बसे हैं और वर्तमान में ये सिक्किम में, लद्दाख में, बाल्टिस्तान में पाए जाते हैं। फिर बात आ रही है मेडिटेरेनियन रेसेस की। तो मेडिटेरेनियन रेस कहाँ से आई है? भूमध्य सागर से। और भूमध्य सागर का आपको आइडिया ही होगा, अफ्रीका और यूरोप के बीच में। तो यानी कि इस एरिया से चल के ये रेस यहाँ पे आई है। ईसा से लगभग 3000 से 2000 वर्ष पूर्व यह प्रजाति अपने मूल स्थान भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों से फैलने लगी थी और भारत में आई, उत्तर पश्चिमी मार्गों से भारत में आई। भारत में आने से पहले ये अपनी सभ्यता का बहुत अच्छा विकास कर चुके थे और भारत में मुख्यतः 3 लहरें आई हैं मेडिटेरेनियन रेसेस की। सबसे पहले पूरा भूमध्य सागरीय निवासी
ये सबसे पहले आने वाले समूह थे। इन्होंने ये सबसे पहले बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है वहाँ पे आके बसे, और इन लोगों ने ही उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे पहले खेती करना शुरू किया था। बाद में आने वाली जो जातियां हैं भूमध्य सागर से ही उन्होंने इसको खदेड़ दिया और मध्य भारत और दक्षिण भारत की ओर इनको भागना पड़ा। वर्तमान में जो दक्षिणी भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग और उत्तरी भारत की जनसंख्या के काफ़ी हिस्से का जो है निर्माण पूरा भूमध्य सागरीय जो रेस है वो करती है। विशेषता की अगर हम बात करें तो इनका कलर भूरा, चेहरा और सिर लंबा, कद मध्यम तरीके का, नाक मध्यम चौड़ी मिलती है और इनके शरीर पे कम बाल मिलते हैं। फिर बात आती है भूमध्य सागरीय निवासी। ये पूरा भूमध्य सागरीय वेव के बाद में आने वाले लोग हैं और इन्होंने ही जो है कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया और बाद में ये उत्तर पश्चिम से आने वाले नए आक्रमणकारियों ने इन्हें भी खदेड़ दिया और आज ये भारत में अनुसूचित जो जातियां हैं अधिकांश लोगों का संगठन करते हैं। यानी कि भारत के जो अनुसूचित जाति के अधिकांश जो लोग हैं वो भूमध्य सागरीय निवासी की जो दूसरी वेव हैं उससे संबंधित है कहीं ना कहीं। तो इनकी जो स्किन है वो भूरा रंग मिलता है, बाल काफ़ी लहरदार, नाक पतला, इनकी जो हाइट है वो मध्यम तरीके की, जो आँखें हैं वो भूरे से काले कलर की, इनकी आंखें काफ़ी बड़ी और खुली हुई पाई जाती हैं। फिर बात आती है प्राच्य भूमध्य सागरीय निवासी। ये सबसे बाद में आने वाले लोग हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। इनका विस्तार दोनों भूमध्य सागरीय जातियों की अपेक्षा सीमित क्षेत्र पर है और मुख्य रूप से पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं वो सबसे बाद में आने वाले लोग हैं। अगर इनके लक्षणों की बात करें तो इनकी जो स्किन कलर है वो काफ़ी हल्का यानी कि गोरा या गेहुआ होता है। इनकी नाक काफ़ी पतली होती है। फिर बात आती है चौड़े सिर वाले पाश्चात्य जन समूह की। तो इसमें भी 3 पोर्शन आ जाते हैं। सबसे पहले अल्पाइन, फिर डिनेरिक्स और तीसरा आर्मेनियाई जो लोग हैं वो। तो अल्पाइन निवासी यह मुख्य रूप से बलूचिस्तान, सिंध, काठियावाड़, गुजरात का मैदान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई जाती है। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसकी जो त्वचा है भूरी, चेहरा गोल, शरीर काफ़ी हट्टा कट्टा, नाक लंबी और सुंदर होती है। और इस प्रजाति के लोगों के सिर और शरीर पर बालों की अधिकता पाई जाती है। डिनेरिक्स भारत में इस प्रजाति के लोग जो हैं बंगाल और उड़ीसा में, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक्सचर हुआ है एक्चुअली डिनेरिक्स का। बंगाल और उड़ीसा में यह भूमध्य सागरीय प्रजाति से जाके मिल गई। गुजरात में अल्पाइन जाति से जाके मिल गई हैं ये। और अगर इसके शारीरिक लक्षणों की अगर हम बात करें तो लंबा कद मिलता है, सांवला कलर मिलता है, इनका सिर बहुत छोटा होता है, ठीक है, नाक लंबी और शरीर गठीला, टांगे काफ़ी भारी, गर्दन मोटे टाइप की, होठ अधिक चौड़े होते हैं, बाल काले और घुंघराले होते हैं। मोटे तौर पर अगर प्योरली रूप से अगर हम बात करें तो कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र में ये लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा कहीं काठियावाड़ यानी कि गुजरात का पोर्शन, तमिलनाडु और कर्नाटक में कहीं ये शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे इनका कहीं दूसरी प्रजाति से मिक्सचर नहीं हुआ है। फिर तीसरी जो प्रजाति है वो आ जाती है आपकी आर्मेनियाई निवासी। ये मुंबई के निकटवर्ती क्षेत्रों में पारसी जो लोग हैं वो आपके आर्मेनियाई निवासियों में आ जाते हैं। बहुत कम संख्या में मिलते हैं ये। इनकी जो हाइट है वो मध्यम टाइप की मिलती है, सिर चौड़ा होता है, नाक अधिक लंबी होती है और बहुत ज़्यादा बाल मिलते हैं इनके शरीर के ऊपर। तो इंडिया की जो लास्ट प्रजाति है BS गुहा के अनुसार वो है नॉर्डिक। तो इंडिया में ये लोग 2000 वर्ष ईसा पूर्व आर्य भाषा बोलने वाले नॉर्डिक प्रजाति के लोग जो हैं इंडिया में आए और उत्तरी स्टेपी प्रदेश से आए थे ये लोग। तो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं नॉर्डिक लोगों का जो आविर्भाव है वो मध्य एशिया में हुआ होगा और बाद में दर्रों की सहायता से
ये इंडिया में आ गए और इन लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पाया जाता है। शारीरिक विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इनका सिर लंबा, रंग गोरा, नाक तीखी और शरीर जो है काफ़ी हट्टा कट्टा मिलता है। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि इंडिया में विद टाइम बहुत सारी प्रजातियों का आविर्भाव हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी में एकता भी मिलती है, क्योंकि इन सभी प्रजातियों का कहीं ना कहीं मिक्सचर हो गया है। और मोटे तौर पे अगर कहीं भी फॉरेन कंट्री में कोई भी होगा तो वो इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से आने वाले जो लोग हैं उनकी पहचान कहीं ना कहीं अलग ही टाइप की हो जाती है, चाहे उनके हाइट्स को लेके हो, फेशियल स्ट्रक्चर को लेके हो, चाहे उनके बालों को लेके हो। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो मनुष्य है, जो आदमी, वो कहीं ना कहीं अलग ही पहचाना जाता है। तो भारत का जो उपमहाद्वीप है उसमें प्रजातीय विविधता में भी कहीं ना कहीं एकता पाई जाती है। तो आई होप कि ये जो लेक्चर है ये हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले एक बार इंडिया के मैप से गो थ्रू हों और आपको सभी स्टेट्स का पता हो, क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियो है उसमें हम ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं और भारत की 12 जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, मेन ग्रुप्स हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। और वो समझ में नहीं आएगा अगर आप इंडिया के मैप का अगर आपको नहीं पता है तो उसको प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू।